वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास जो रिकॉर्ड की जा रही है ये अनूप के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था रीमान इंटीग्रल। क्या स्टार्ट किया था? रीमान इंटीग्रल, जो कि असल में किसका हिस्सा है? रियल एनालिसिस का हिस्सा है। इसको हम लोगों ने लगभग एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो एक बार फिर से 5 मिनट का समय लेंगे, इसको रिव्यू कराते हैं और उसके बाद में फिर आगे हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस पैटर्न पर हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या जनरेट होता है, इसमें टूल बॉक्स बता दिया था, कुछ बेसिक चीज़ों की हमको जरूरत पड़ने वाली है, जिससे कि सुप्रीमम, इन्फीमम और इसके अलावा मैक्सिमम, मिनिमम और इसी के साथ में बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन कौन बताएगा? बोलो भाई प्रशांत, बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं? हाँ, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ बाउंडेड इफ इट हैज लोअर बाउंड एज वेल एज दी अपर बाउंड। लोअर बाउंड भी होना चाहिए, अपर बाउंड भी होना चाहिए, तभी हम उसको नाम देते हैं क्या? बाउंडेड फंक्शन। इसी के साथ में यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, इसमें एफ को हमेशा एक बाउंडेड फंक्शन क्लोज इंटरवल पर डिस्कस कर रहे होते हैं। इसलिए जितने भी रीमान के क्वेश्चन देखोगे वो हमेशा आपको इंटरवल मस्ट है उसमें दिया होगा। उसमें केवल ये नहीं पूछेगा कि ये इंटीग्रेट हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। आर इंटीग्रेबल की चर्चा जहाँ कहीं भी करेगा तो वहाँ पर वो तुमको बता रहा होगा कि एफ कैसा है? बाउंडेड है। एफ कैसा फंक्शन है? बाउंडेड फंक्शन है। और वो बताएगा भी कि कहाँ कहाँ पर बाउंड कर रहा है, यानी क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में बाउंड कर रहा है। ठीक है, पीस वाइज कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक, इसके साथ में एक स्टेटमेंट हम लोग देते हैं इस क्लोज इंटरवल के लिए। क्या बताते हैं? डिवाइड्स द इंटरवल ए कॉमा बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स इन सच अ वे दैट, फिर उसके बाद में ये एन इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एच। एच जो है वो क्या है? वो 2 स्टेप्स के बीच का गैप है। और एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं। नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिर यहाँ से हमने जो एक्स को अडॉप्ट किया हुआ असेंडिंग सिस्टम पर ले रखा है। और आप जानते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पर हम रन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि x1 हमेशा बड़ा होगा किससे? x0 से। और x2 बड़ा होगा किससे? x1 से। रन करा रहे हैं, हमको एरिया निकालना है जो बाउंड कर रहा है या इस पॉइंट से लेकर के और फिर इस पॉइंट के बीच में, मतलब x इक्वल्स टू a से लेकर के x इक्वल्स टू b के बीच में, जहां y इक्वल्स टू fx हमको गिवन कर दिया गया है। फिर हम इसको जब रन कराना शुरू करते हैं तो शायद एक प्रॉपर्टी कोई लास्ट क्लास में नहीं हो पाई थी, आज उस प्रॉपर्टी को भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से हम बता रहे थे कि हमें अगर एरिया जनरेट करना है तो 2 तरह से एरिया जनरेट हो सकता है। कौन कौन मेथड से? या तो हम ये लोअर का एरिया जनरेट करें तो इसमें एरर क्रिएट हो जाएगा, ये इतना हिस्सा मिसिंग हो जाएगा। और अगर अपर से क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ से समझ लेते हैं, अगर हम यहाँ से लोअर को जनरेट करना चाह रहे हैं तो लोअर एरिया निकालने में एरिया तो हमारे पास जनरेट हो जाता है, लेकिन देखो ये वाला हिस्सा मिसिंग हो जाता है। बोलो होता है या नहीं होता? यानी एरर कुल मिलाकर के क्रिएट हो गया। अगर हम अपर सम जनरेट करने का प्रयास करते हैं, अपर सम, तो अपर सम में देखो यहाँ से हमारे पास ये कुछ रीजन जनरेट हो जाता है। आंसर तो आ रहा है, लेकिन अब हमारे सोल्यूशन में फिर ये एरर इतना क्रिएट हो रहा है, जो कि असल में एरिया मतलब बाहर का भी जो कर्व है उससे उसके बाहर का भी एरिया डिस्कस कर रहा है। तो हमको एक इस तरीके की थ्योरी चाहिए जिसमें कि हम क्या कर पाएं, जिसमें कि हम एरर को नेगलेक्ट कर पाएं। ठीक है, लोअर क्लासेस में जब हम लोगों ने इसी टॉपिक को पढ़ा था तो उसने बताया भी था कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। इसको एज अ लिमिट ऑफ द सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम के नाम से जानते हैं। और जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप्स की संख्या को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि 2 स्ट्रिप्स के बीच का क्या लगभग नेग्लेजिबल हो जाता है और ये लगभग रेक्टेंगुलर शेप पर आ जाता है। और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल अप्लाई करके फिर फाइनल आंसर गेन कर लेते हैं। क्योंकि हमारी जो रीमान इंटीग्रेशन है थोड़ी सी मॉडर्न थ्योरी है, इसमें हमने बताया था कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेल्टा एप्सिलॉन। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ने डिस्कस कर लिया था यूएफपी एलएफपी। क्या डिस्कस कर लिया था? यूएफपी और एलएफपी। यूएफपी और एलएफपी। यूएफपी का मतलब क्या होता है? पार्टीशन जो किए जा रहे हैं उन पार्टीशंस के दौरान आपको क्या जनरेट करना है? अपर सम। और एलएफपी का मतलब क्या है? जो पार्टीशंस फंक्शन के किए गए हैं उसमें हमको क्या जनरेट करना है? लोअर सम जनरेट करना है। एलएफपी के लिए आपको पता है एम आई डेल्टा एक्स है, और यूएफपी के लिए आपको पता है, यूएफपी रफ कर दिया है तो आप जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। डेल्टा एक्स आई जो है ये असल में क्या है? ब्रेथ आपको बताया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल जो भी है। ये इतने पार्टीशन हमने कर दिए। जब ये सारे वैल्यूज को हमने अरेंज किया तो हर 2 कॉन्सिक्यूटिव जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो असल में एक इंटरवल में तब्दील कर दी जाएंगी। इंटरवल ये असल में किस में तब्दील हो रहा होगा? एक रेक्टेंगल में तब्दील हो रहा होगा। और उसी से फिर हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जनरेट करते हैं। इसी तरीके से अगर इसके अंदर एन स्ट्रिप्स हैं तो क्या करेंगे? हर स्ट्रिप का एरिया निकाल करके उसको ऐड कर देंगे। और समेशन किसको बताता है? सम को बताता है। एम आई लोअर वैल्यूज को बता रहा है, यानी ये हमारे पास रहा मिनिमम और ये हमारे पास रहा मैक्सिमम। इसी को जब बुक से डिस्कस कर रहे होगा तो सुप्रीमम और इन्फीमम के नाम से देगा। हालांकि लास्ट वीडियो में, इसके पहले एक सेकंड लास्ट वीडियो में आप लोगों को शायद ये वाली क्लास पूरी बता चुके हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीमम, इन्फीमम एंड द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। तो यहाँ से हमारे पास एलएफपी जनरेट हो जाता है, एम आई डेल्टा एक्स है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कहीं कोई समस्या होगी। फिर आपने क्या करा कि आपने इस जगह पर थोड़ा सा देखेंगे, पिछली क्लास से थोड़ा सा अलग बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि लोअर सम निकाला, तो ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये इतना हमारे पास आया, ऊपर का कुछ हिस्सा मिसिंग हो रहा था।
उस हिस्से को कवर करने के लिए हम इस पर क्या रन करा देते हैं, सुप्रीमम रन कराते हैं। तो याद रखेंगे LFP पर हमेशा क्या रन कराते हैं, सुप्रीमम। और जब UFP की चर्चा करेंगे तो उस पर क्या रन कराएंगे, इनफीमम। यानी जो ऊपर का एरिया आ रहा है उसको हम प्रेस करके नीचे की तरफ लाएंगे और नीचे वाले एरिया को प्रेस करके ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। और इस तरीके से हमारे पास जो कंप्लीट डेफिनेशन बनती है वो कंप्लीट डेफिनेशन हमारे पास ये बन जाती है। क्या बन जाती है भाई, UFP माइनस LFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। कोई समस्या? एप्सिलॉन आप जानते हैं दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बात समझे कि नहीं समझे? लास्ट क्लास में शायद ये वाला रिजल्ट मैं आपको बता नहीं पाया था, लास्ट क्लास में मैं ये वाला रिजल्ट आपको बता नहीं पाया था। क्या करते हैं, ये जो अभी जितना हिस्सा देख रहे हो यहाँ से समझने का फिर प्रयास करेंगे। ये लिया और ये लिया, हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ ऊपर इंक्रीज करा दिया तो ये हिस्सा हमारे पास आया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो ये हिस्सा हमारे पास आया। कोई समस्या? अब रीमान ने क्या किया था, रीमान पूरा एरिया नहीं कलेक्ट कर रहे थे, वो केवल इतने इतने हिस्से को डिस्कस कर रहे थे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? वैसे भी जब हम करते हैं UFP माइनस LFP तो UFP का मतलब हो गया पूरा और LFP का मतलब हो गया लोअर। तो जब बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो बस तो इतना ही जाएगा। इसलिए जब रीमान का जो एक्चुअल ग्राफ होता है, जब उस ग्राफ को तुम देख रहे होगे तो उसमें ये सब कुछ बड़ी बड़ी स्टेप्स तुमको नहीं देखने को मिल रही होंगी, बल्कि ग्राफ जो बाउंड किया जा रहा होगा वो वास्तव में इस तरीके के बॉक्सेस से बाउंड किया जा रहा होगा। क्लियर? और अब तुमको समझ आ रहा होगा ये लेस देन एप्सिलॉन तुमको क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अगर ये पीस बहुत बड़ा होगा तो ये अगर भैया पीस बहुत बड़ा होगा तो एरिया फिर बहुत ज़्यादा वो कवर कर रहा है, जबकि हमको क्या करना है, हमको तो जो ये क्या बोलते हैं कर्व जा रहा है ब्लैक कलर से, जो ये आपको ग्राफ दिख रहा है, तो हम इसको इतना कंप्रेस करते हैं, इतना कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते 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 फाइनली इसके ये जो रेक्टेंगल है ये लगभग इसके ऊपर आ जाता है। अब तुम कहोगे इतना बड़ा फिर आप क्यों दिखा रहे हैं, तो भैया ये जूम करके तुमको दिख रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कैसे दिख रहा है, जूम करके दिख रहा है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। लोअर बता दिया, अपर बता दिया, इसी के साथ में कुछ वैल्यूज बता दी थी कि जब सुप्रीमम की बात कर रहे होते हैं सुप्रीमम में कौन सा इस्तेमाल होता है, ये वाला पोर्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, अपर लिमिट पर एक बार लगा दोगे जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, हाँ सुप्रीमम, मतलब जो अपर सम है, अपर इंटीग्रल सम, अपर इंटीग्रल सम उसको रिप्रेजेंट करने लगेगा। यहाँ पर जब LFP की चर्चा करते हैं तो LFP में देखो इसमें सुप्रीमम रन कराया गया तो यहाँ पर देखो नीचे बार चल रहा है, नहीं समझे? तो जब अपर सम की बात करेंगे तो अपर सम में ऊपर आपको बार देखने को मिलेगा, लोअर सम की बात करेंगे तो लोअर सम में नीचे बार देखने को मिलेगा। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास अपर और लोअर दोनों वैल्यूज सेम जा रही हैं। यहाँ पर लास्ट क्लास में बता भी दिया था कि आर इंटीग्रेबल यानी a बार b fx dx इक्वल्स टू a b बार fx dx इक्वल्स टू a टू b fx dx। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब ये बिल्कुल हिस्सा वैसे चला जैसे लिमिट तुम लोगों ने सीखा हुआ था। तो लिमिट्स में भी तो हम लोग यही करते थे कि लिमिट तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब LHL इक्वल्स टू क्या चल रहा है, RHL चल रहा है, यही तो बता रहे थे। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन चली है, UFP माइनस LFP क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये दोनों बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये दोनों एरिया को बता रहे हैं। ये एरिया कौन सा डिस्कस किया जा रहा है, ये जो रेड कलर का एक छोटा सा बॉक्स देख रहे हो इसको डिस्कस किया जा रहा है। कोई समस्या? जब स्टेप्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि इनके बीच का जो गैप होगा वो कम होता चला जाएगा। इसी में एक हम लोगों ने लास्ट क्लास में चलते चलते एक थ्योरी पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन, सॉरी रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट में क्या करते हैं, रिफाइनमेंट का मतलब पार्टीशंस की संख्या बढ़ा देते हैं। अगर हम कहें P इज अ रिफाइनमेंट ऑफ Q तो इसका मतलब क्या है कि P जो है वो रिफाइनमेंट है Q का, तो मतलब P के पास नंबर ऑफ पार्टीशंस ज्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में, Q के कंपैरिजन में। नहीं मेरी बात समझे? यहाँ पर आपको देखने को मिला था Q इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P, पता नहीं कहाँ पढ़ा देते हैं, क्या रहता है कहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो वो वाला मुझे लगता है मैंने रफ कर दिया है। ये देखो हमने ये बताया कि Q इज द रिफाइनमेंट ऑफ P। अगर Q सच में रिफाइनमेंट है P का तो फिर इसका मतलब क्या होगा, अगर Q सच में रिफाइनमेंट है ऑफ P का तो मतलब Q के पास नंबर ऑफ पार्टीशंस ज्यादा होंगे P के कंपैरिजन में। तो यहाँ से एक रिलेशन पूछ लेता है कि जो पुराना पार्टीशन और जो नया पार्टीशन है, मतलब नॉन रिफाइनमेंट और रिफाइनमेंट के जो दो पार्टीशंस क्रिएट हो रहे हैं उनमें क्या रिलेशन बनेगा अपर और लोअर के बीच में। तो यहाँ पर तुमको लास्ट क्लास में समझाने की कोशिश की थी, एक बार इसी को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ये सब यहाँ से रफ कर देते हैं। अब ये हमारा जो रहा ये हमारा एक्चुअल ग्राफ रहा। ये कौन सा ग्राफ है, ये ओरिजिनल ग्राफ है भैया जो हमको दिया गया है। कोई समस्या? अभी ये पार्टीशन किए गए हैं, ये सिंपली पार्टीशन है। इन पार्टीशंस को हमने नाम दे रखा है P, मतलब सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बताया था कि जो सुप्रीमम के नीचे P लिखते हैं ये असल में किसको बता रहा होगा, पार्टीशन को बता रहा होगा। ठीक है, जो पार्टीशन हुए हैं उन पार्टीशंस में हमको क्या ढूंढना है, सुप्रीमम ढूंढना है। फिर देखो समझने का प्रयास करेंगे।
पार्टीशन, ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक पार्टीशन लिया हुआ, इसका रिफाइनमेंट करेंगे। अब रिफाइनमेंट का मतलब क्या है, पार्टीशन के और पार्टीशन कर दिए जाएंगे। तो हमने यहाँ पर पार्टीशन की संख्या को बढ़ा दिया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पार्टीशन की संख्या को बढ़ा दिया। कोई समस्या? अब जरा यहाँ से चमत्कार देखना, जब पार्टीशन की संख्या को बढ़ाया तो फिर जाहिर सी बात है कोई दिक्कत। अभी हमारे पास ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हो केवल इतना कवर हो रहा था, लेकिन जैसे हमने पार्टीशन की संख्या बढ़ा दिया तो मुझे लगता है कि ये भी एरिया आने लगेगा हमारे सोल्यूशन में और ये भी एरिया आने लगेगा हमारे सोल्यूशन में। बोलो आएगा या नहीं आएगा? अब ये वाला जो अभी इतना न्यू ब्लू कलर से जो न्यू एरिया ऐड हुआ है, ये एरिया और जो प्रीवियस रेड कलर का एरिया है, दोनों में पूछें बड़ा कौन सा होगा, तो भैया ब्लू वाले में तो रेड वाला इंक्लूड होगा ना, क्योंकि एरिया तो पूरा जनरेट हो रहा होगा। तो बड़ा कौन सा होगा? ब्लू वाला बड़ा होगा। इसका मतलब अगर हम दोनों में लोअर को डिस्कस कर रहे होंगे तो लोअर में रिफाइनमेंट का जो लोअर होगा वो बड़ा होगा किससे? पार्टीशन ऑफ एक्चुअल जो हमारा कर्व होगा। कोई समस्या? इसी में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं किसको? अपर को। इसी में हम डिस्कस कर लें किसको? अपर को। तो इसको फिर हम कुछ समय के लिए हटा देते हैं और मान लेते हैं कि कोई पार्टीशन नहीं है, यानी एक्चुअल ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। उस दौरान हमें लगता है कि ये भी डिस्कस होने लगेगा। बोलो होगा या नहीं होगा? अब हमारे पास ये देखो पूरा एरिया कवर हो रहा है, ये मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसके हमने क्या कर दिए? पार्टीशन, मतलब रिफाइनमेंट। जैसे हमने रिफाइनमेंट किया तो ये मुझे लगता है कुछ स्ट्रिप्स आगे बढ़ जाती हैं, एक ये और एक ये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये वाला हिस्सा कुछ आगे जाएगा, ये वाला हिस्सा कुछ आगे जाएगा, कुछ ये आगे जाएगा, कुछ ये आगे जाएगा। अब अगर हम डिस्कस करें, ये पार्टीशन अब क्रिएट हो गए हैं, तो जब हम पार्टीशन में डिस्कस कर रहे हैं तो ये एरिया मुझे लगता है ये देख रहे हो, और ये साथ में जो चल रहा है इसे चलता रहेगा। पहले ये पूरा कवर हो रहा था, पार्टीशन लगा देने पर अपर का जो एरिया है वो देखो इतना एरिया कुछ कम हो जाएगा। अब तो जो ब्लैक वाला दिख रहा है उतना ही रहेगा। मेरी बात समझ पाए? तो अब अगर हम तुमसे रिलेशन पूछें किनके किनके बीच में, अगर रिलेशन पूछें रिफाइनमेंट और नॉन रिफाइनमेंट के बीच में, यानी यू एफ क्यू, जहाँ क्यू क्या है? रिफाइनमेंट है, और यू एफ पी, तो तुम मुझे बताओ किसका पार्टीशन बड़ा है, मतलब किसमें किसका एरिया बड़ा होगा? पी का बड़ा होगा, पी का बड़ा होगा, क्योंकि पी के पास इतना ये देखो एक्स्ट्रा है, जबकि क्यू के पास इतना एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन होल्ड कर जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये दोनों इक्वालिटीज पूछ लेता है, हालांकि पेपर ऑब्जेक्टिव है इसलिए हमने आपको बाई डायग्राम बता दिया है, तो मुझे लगता है ग्राफ अच्छे से याद भी रहेगा, मैथमेटिकली नहीं बताया है। हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में आया? हाँ बराबर भी हो सकता है, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो फिर क्या ही होगा। देखिए कितनी बढ़िया बात पूछी है कृतिका ने। मैं इसीलिए कहता हूँ रेगुलर क्लास को ज्वाइन किया करो, लेकिन अब मैं क्या ही बताऊँ, मेरे जैसा कहने वाला तुम्हारे जैसा सुनने वाला। ये देखो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में ये देखो हमने कुछ पार्टीशंस कर दिए हैं, मान लेते हैं x0 से लेकर के x2 तक पार्टीशंस जा रहे हैं। अब अगर हम इसमें और रिफाइनमेंट को रन कराते हैं, रिफाइनमेंट को रन कराया मतलब क्या? और पार्टीशन कर दिए। तो भैया जब हमने और पार्टीशन करे तो जो पहले एरिया कवर हो रहा था भाई अभी भी कवर होता रहेगा, कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? तो रिफाइनमेंट का कोई रोल नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब फंक्शन कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए वहां पर एक इक्वल साइन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिफाइनमेंट की जब भी चर्चा की जाए तो रिफाइनमेंट में क्या होता है? रिफाइनमेंट में नंबर ऑफ पार्टीशन की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हमने एक सेट मेंटेन किया, एक सेट पी मान लेते हैं हमने मेंटेन किया, जो x0 से लेकर के xi-1 से लेकर के xi से लेकर के और ये xn तक चला जाता है। कोई समस्या? तो हम कहें Q रिफाइनमेंट है P का, तो इसका मतलब ये होगा कि Q के पास नंबर ऑफ पार्टीशंस की संख्या ज्यादा होगी कंपैरिजन टू दी P। तो इसका मतलब जब Q को हम तैयार कर रहे होंगे तो अब हमको पार्टीशंस ज्यादा दिखाने हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखना। तो यहाँ पर एक नया पार्टीशन Y कंडक्ट करा देते हैं। नहीं समझे? एक मन में सवाल उठ सकता है ना, कितने ज्यादा? तो मतलब ज्यादा होंगे, कम से कम एक तो ज्यादा बनता ही है। मांगे तुम्हें जितने ज्यादा दिखाने उतने ज्यादा दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो कुछ इसी तरीके की थ्योरीज को अडॉप्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो अब यहाँ पर पार्टीशंस में हेर फेर होने लगेगा। जो अभी xi-1 से लेकर के xi तक जा रहा है वो असल में टूट जाएगा xi-1 से कहाँ? y, और फिर y से xi, xi-1 से y और y से xi। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि इतनी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, कहीं कोई समस्या?
3-4 चीज़ों की हमको ज़रूरत है और वो 4 चीज़ें आप लोगों को लगभग याद हो चुकी हैं, तो इसको कुछ रफ कर रहे हैं और सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। पहला रिलेशन तुमको क्या बता रहा है? पहला रिलेशन तुमको क्या बता रहा है? पहला रिलेशन तुमको ये बता रहा है कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो असल में इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, यानी सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में लाई कर रहा होगा। जबकि दूसरा रिलेशन ये जो हमारे पास लिखा गया है, ये तुमको क्या बता रहा है? LFP और UFP और MB माइनस A और MB माइनस नहीं, पार्टीशन तो पार्टीशन ये वाला जब रिजल्ट प्रूव कराया तो इसमें तो पार्टीशन ही लगाया, तो देखो यही तो लगाने के बाद ये आया था। पार्टीशन तो दोनों में ही चल रहे हैं। नहीं, रिफाइनमेंट का यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है, ये तो एक्चुअल पोर्शन पे लिया है। हाँ, लोअर और अपर सम की बात चल रही है। तुम्हें याद होगा एक लोअर सम निकाला था, एक अपर सम निकाला था, फिर उस पर सुप्रीमम रन कराया था, इन्फीमम रन कराया था, याद आ रहा है? तो लोअर इंटीग्रल सम, अपर इंटीग्रल सम, फिर वो सुप्रीमम और इन्फीमम रन कराने के बाद अब जो निकल रहा है, ये उन 4 के बीच में रिलेशन मेंटेन किया जा रहा है। बोल तो नहीं जाओगे? बोल तो नहीं जाओगे? पक्का रफ कर रहे हैं। अभी इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। 2 रिजल्ट यहाँ से प्रूफ करा दिए हैं। ये वाला शायद लास्ट वीडियो में ये वाला शायद नहीं इंक्लूड था। अच्छे से याद हो गया है ना क्या खेल चल रहा है? कंफर्म? पढ़ा जाए आगे? ठीक है। अभी आज की क्लास में क्या है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अच्छा लग रहा है आप सभी लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं प्रॉब्लम्स को। कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएं, कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएं। अच्छा, अरे पार्टीशन रफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। एक वो मुझे बताना था। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखो दोनों ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही पूछे गए हैं। बोलो जरा विच ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 7। 6 का पार्ट बी होगा। 6 के पार्ट बी में क्या बात कही जा रही है? बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं साफ यहाँ से पता चल रहा है कि अगर ये वाला पूरा एरिया निकालेंगे तो ये वाला एरिया बड़ा होगा नीचे वाले के कंपैरिजन में। डायग्राम से साफ पता चल रहा है। नहीं मेरी बात समझे? रिलेशन भी देखो दे दिया है। गुड, बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अभी बताया था UFP माइनस, हाँ LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, चलो भाई जरा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। डॉरबॉक्स थ्योरम सोच रहे थे इसी से प्रूफ करा देते हैं, लेकिन माइंड से स्किप कर गया। डायग्राम से थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। फिर से देखते हैं भाई, कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद में फिर जो है मेन मुद्दे पर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन से पिक करते हुए फिर थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है जिसमें आपको बताया जा रहा है fx इक्वल्स टू x है, और फिर बताया जा रहा है इन क्लोज इंटरवल 0,1, जहां पर उसने पार्टीशन भी आपको दे दिए हैं। p को भी वो डिफाइन कर रहा है 1/4, 2/4, 3/4 और फिर 1। इस पार्टीशन ऑन 0,1 लिखा है कंप्यूट LFP एंड UFP। मिल गया? मिल गया? इजी नोट्स में पेज नंबर 18 पर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 पर, इजी नोट्स में क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 93। पेज नंबर ये जो क्वेश्चन है ये छपा हुआ मिलेगा इजी नोट्स में पेज नंबर 93 और क्वेश्चन नंबर 18 पर। कोई समस्या? कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, समझने का प्रयास करेंगे भाई, समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर इस कर्व को हम ट्रेस करें, ध्यान से समझने का प्रयास करना, अगर इस कर्व को हम ट्रेस करें तो मुझे लगता है कि इसकी ट्रेसिंग y=x शायद 45 डिग्री पर बेंट होगा और चलता चला जाएगा। अब इसके पार्टीशन वो तुम्हें खुद करके दे रहा है 0 से 1 के बीच में। कहीं ये 0 यहाँ पर रहा, फिर कहीं 1/4 ये रहा, फिर कहीं
2/4 ये रहा, फिर कहीं 3/4 ये रहा और फिर कहीं 1 ये रहा। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या? फिर से समझने का प्रयास करते हैं। अगर इन लाइंस को हम इस तरह से आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है लाइन हमें लगता है टेढ़ी हो रही है। कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या यहां तक? अब जो करने जा रहे हैं उसको जरा समझने का प्रयास करना। कितने पार्टीशंस क्रिएट हो रहे हैं? 4 पार्टीशन क्रिएट हो रहे हैं। साफ साफ पता चल रहा है, 1 2 3 4। कितने पार्टीशन? 4 पार्टीशन। एन की वैल्यू पता चल गई। वहां पर क्या स्टेटमेंट देते थे? डिवाइड्स द इंटरवल a, b into n इक्वल पार्ट इन सच अ वे दैट n इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n। नहीं मेरी बात समझे? तो वहां पर जब पार्टीशंस क्रिएट करते थे तो याद रखेंगे वहां पर बताते थे n इक्वल पार्ट्स इन सच अ वे दैट n इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन h। कोई समस्या? अब n की वैल्यू 4 है तो h की वैल्यू b माइनस a अपॉन 4, n इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत? इसमें ये वाला रहा a और ये वाला रहा b। तो अगर h की वैल्यू जनरेट करते हैं तो मुझे लगता है 1 माइनस 0 अपॉन 4, तो h की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाती है? 1 अपॉन 4 मिल जाती है। सर कम बात समझ आती है? थोड़ा और अच्छे समझा दीजिए थोड़ा। हाँ बोलो। बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कितनी बढ़िया बात की। इन्होंने कहा सर ये आज आपने क्या सिखा दिया लास्ट क्लास में, तो आप ये बता रहे थे कि ये इन दोनों के बीच का जो यहाँ पर गैप दिख रहा है इससे इसको माइनस कर दिया जाए। बात एकदम सही है। इसी को हम नाम दे रहे थे क्या? डेल्टा एक्स। याद आया? कुल मिलाकर के हमने ढूंढ निकाला है क्या? डेल्टा एक्स। अब जरा फिर से समझने का प्रयास करते हैं। हमको जनरेट करना है यूएफपी, पहले एलएफपी जनरेट करते हैं। अब एलएफपी के लिए फॉर्मूला हमारे पास बनता था आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n और फिर स्मॉल mi डेल्टा xi। कोई समस्या? n की वैल्यू हमने ढूंढ निकाली है, कितनी है? 4 है। तो यहां से चलेगा i वेरिंग फ्रॉम 1 to 4 फिर mi डेल्टा xi। कोई दिक्कत? यहां से अगर इस समेशन को हम एक्सपेंड कर देते हैं तो यहां से बनता है m1। अच्छा डेल्टा xi तो मुझे लगता है सब में 1/4 ही रहेगा, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तब भी 1/4, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तब भी डिफरेंस 1/4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तब भी 1/4। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ? मैं यहाँ पर सीधे ही वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये 4 यहाँ से कितना मिल जाता है? mi और फिर 1/4। समेशन किसके लिए रन हो रहा है? i के लिए। तो i वाले टर्म्स अंदर रुकेंगे क्या? 1/4 अंदर रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, बाहर आ जाता है। जैसे ये बाहर आता है तो 1/4 समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 to 4 और यहां से तुमको देखने को मिलता है mi। कम अच्छा लग रहा है। mi को हमने i की वैल्यूज दी तो ये हमको देखने को मिलता है m1 m2 m3 m4, इतना ही तो मिलता है। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। अगर इन दो पार्टीशंस की चर्चा करते हैं तो ये वाला शायद छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, मतलब ये वाला जाएगा m1 और ये वाला जाएगा m2। सर कम बात समझ आ रही है? बात इसलिए तुमको कम समझ आ रही है क्योंकि ये ऑरिजिन से पास हो रहा है। मान लेते हैं कि ये कर्व हमारे पास ये होता, अब जब पार्टीशन करते तो पहला पार्टीशन हमारे पास यही तो क्रिएट होता अगर ऑरिजिन 0 से ले रहे होते। तो ये वाला m1 स्मॉल m1, ये वाला कैपिटल m1। तो जब स्मॉल m1 को हम डिस्कस कर रहे होंगे तो स्मॉल m1 में हमारे पास जो वैल्यूज जाएंगी वो कौन कौन सी चली जाएंगी? 0,0। मुझे लग रहा है कि जब इसको डिस्कस कर रहे होंगे तो ये फंक्शन हमारे पास चल रहा है ना, फंक्शन से हमारे पास वैल्यूज जनरेट होंगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद एक बार जनरेट हो जाएगा क्या? 0 प्लस 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4। नहीं मेरी बात समझे? नहीं क्लियर हुआ? इसके लिए ये वाली लेंथ हमको चाहिए। तो जब 1/4 इस फंक्शन के अंदर रखोगे तो x भी तो यही निकाल करके देगा। फिर जब ये वाली वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो फिर ये 2/4 निकाल करके दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं तो 1/4 और एक 1/4 मुझे लग रहा है फिर कॉमन हो रहा है, तो ये बच रहा है 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6/16, मतलब 3/8। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? अरे नहीं, यही सच्चाई है।
फिर से समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात, अच्छा ये कहते हैं लोअर, ये कह रहे हैं लोअर ही तो निकाला है। अच्छा चलो, अगर बात ज्यादा समझ आ गई तो हम लोग अपर भी जनरेट करेंगे। अब बोलो भैया अपर कैसे जनरेट होगा, ध्यान से समझना। UFP, हाँ बोलो कौन बताना चाहता है, हाँ बोलो प्रभात क्या कहना चाहते हो। कितनी बढ़िया देखिए बात इन्होंने कह दी है भाई, अति उत्तम। अब मुझे लग रहा है कि हाँ तुम लोग सीख गए हो। 1 2 n, फिर यहां पर चलता है mi डेल्टा xi। mi उस दिन भी तुमको बता रहे थे कि जो फंक्शन का सुप्रीमम और मिनिमम होगा वो असल में इंटरवल पर बेस्ड होता है, ये बात पहले क्लियर कर दी थी। तो यहाँ पर जो mi होगा वो किससे निकलेगा, फंक्शन से जनरेट होगा। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है i वेरिंग फ्रॉम 1 to 4 mi, और फिर डेल्टा xi की वैल्यू तो 1/4 सबसे पता चल रहा है। n इक्वल पार्टीशन किए हुए हैं, 1/4 हो जाता है कॉमन। और ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, और क्योंकि संदीप तो पहले ही पढ़ चुके हैं तो संदीप से पूछने से कोई फायदा नहीं है। तो बताइए भाई मानसी, आप मुझे बताइए कैपिटल mi कैसे जनरेट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, कितनी बढ़िया देखिए इन्होंने बात कह दी है। इन्होंने कहा है कि अगर ग्राफ यहाँ से होता तो ये वाला होता स्मॉल mi, ये वाला होता स्मॉल m1, ये होता कैपिटल M1। तो इसका मतलब स्मॉल m1 कैपिटल M1, फिर स्मॉल m2 कैपिटल M2, फिर स्मॉल m3 कैपिटल M3, फिर स्मॉल m4 कैपिटल M4। इसका मतलब जो कैपिटल M की शुरुआत हो रही है वो यहाँ से हो रही है, जबकि स्मॉल mi की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो यहाँ से हुई थी। तो जब यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कहाँ क्या क्या मिलने लगेगा, 1/4, 2/4, फिर और फिर 4/4। एलसीएम लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। फिर 4 कॉमन हो जाता है तो 1/16, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5/8 नहीं आ रहा है। देखो उसी के नीचे देखो 5/8 एकदम सही टैली हो रहा है। बोलो गलत टैली हो रहा है, एकदम सही टैली हो रहा है। अच्छा ये तो मैंने तुमको ऐसे बता दिया। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इसको अगर हम फंक्शन के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर कैसे करते हैं। अब फंक्शन से मैंने भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली मैंने क्या किया, फंक्शन का कोई एक जनरल टर्म नहीं लिया। समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या किया, इन पार्टीशंस के बीच में एक जनरल टर्म दिखाने की कोशिश की। ध्यान से समझना, हमने क्या दिखाने की कोशिश की, जनरल टर्म। और हमने बताया कि जो पार्टीशन P चल रहा है वो x0 x1 से शुरू होता है, कहीं xi-1 आता है, फिर कहीं xi आता है, और फिर कहीं xn आता है। इसी पार्टीशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। अब जो स्मॉल mi है, क्या कहा, स्मॉल mi, इन्हीं में से तो कोई जनरेट होगा। तो स्मॉल mi जब x छोटा होगा तो y भी छोटा होगा, जब x बड़ा होगा तो y भी बड़ा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि असल में इस फंक्शन को देखो तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जब mi हम जनरेट कर रहे होंगे तो वो mi असल में इस फंक्शन पर जनरेट होगा आकर के। fx की वैल्यू क्या मिल रही है, x। तो जब x की जगह पर रखोगे xi-1 तो fx आउटपुट क्या देगा, xi-1। नहीं मेरी बात समझे। और xi-1 की जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो हमने मान लिया है, अगर पार्टीशन देखो तो 0/4 है, फिर 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है। तो हमने माना कि इसी में कहीं तुमको देखने को मिलेगा i-1/4। डन, नहीं समझे, फिर से अच्छा बताओ। अगर हम इसी में कैपिटल mi जनरेट करना चाहें तो कैपिटल mi की वैल्यू क्या जनरेट होगी, बिल्कुल सही जवाब है, i/4। अब अगर हम चाहें तो इसको सीधे इस पोर्शन से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से कैपिटल mi ये आया, इसकी जगह पर तुम ये वैल्यूज को ना रखो, तुम इसकी जगह पर रख दो i वेरिंग फ्रॉम 1 to 4, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, mi की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, mi की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, सही है, mi की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, i/4 जनरेट हो रही है। i/4 जनरेट हो जाता है, एक ये जो 1/4 चल रहा है ये इसी चलता रहेगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। समेशन ऑफ i की हमको वैल्यू चाहिए, समेशन ऑफ i याद होगा, नहीं, तुम थोड़ा सा भावुक हो रहे हो। 3 रिजल्ट हमारे पास इस्तेमाल होंगे, हालांकि 3 मतलब ये बेसिक हैं, कुछ और भी इसके बाद रिजल्ट इस्तेमाल होंगे। समेशन ऑफ n के लिए तुम सभी लोग फॉर्मूला जानते हो, n+1 होल अपॉन 2, याद आया, जिसमें कि n कहाँ से कहाँ तक वेरी करता था, 1 to n। अब हम क्या कर रहे हैं, n का रिप्लेसमेंट i से करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये आउटपुट मिलेगा। इसी जगह पर अगर मान लेते हैं स्क्वायर के फॉर्म पर होता तब क्या देखने को मिलता, i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर i स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनता है, n+1 2n+1 होल अपॉन 6।
एक इसी में तीसरा फॉर्मूला और तुम्हारे पास मेंटेन हो जाता है, आई क्यूब, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो क्या आउटपुट तुम्हें देखने को मिलता है n+1 होल अपॉन 2 टू दी होल पावर 2। नहीं मेरी बात समझे? तो जब आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में जो डिस्क्रिप्शन तुम्हें देखने को मिलेगा वो असल में इस पैटर्न पर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वो तुमको इस पैटर्न पर देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होने लगना कि ये आखिरकार यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, कोई समस्या? वो एक जनरल टर्म निकालते हैं और जनरल टर्म के बाद फिर उसी को कैलकुलेट कर देते हैं। अब क्योंकि ये पार्टीशन छोटा था इसलिए हमने अलग अलग करके दिखा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे मतलब बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। कोई समस्या? अगर ये पोर्शन समझ आ गया है तो फिर तुम मुझे एक सवाल का और जवाब दो। मुझे बेसिकली सबसे पहले तो ये बताना कि कितने पार्टीशंस क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं वो कहते हैं पार्टीशन इसमें 5 क्रिएट हो रहे हैं। देखना 1 2 3 4 5 4 पार्टीशन, इसलिए मैंने तुमको पार्टीशन करके दिखा दिए हैं। पार्टीशन का मतलब ये लंबी लाइन नहीं है, पार्टीशन मतलब समझ रहे हो ना, ये एक हिस्सा पूरा काउंट करेंगे। तो अब तुम यहाँ पर देखो, एक तुम्हें फंक्शन दे रहा है, सब कुछ सेम कर दिया गया है, सब कुछ सेम है, पार्टीशन को जरा वो चेंज करवा रहा है। वो कह रहा है 0 1/3 2/3 और 1। अगर हमें अपर सम चाहिए तो हमें 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक तो mi, दूसरा डेल्टा xi। पहले तो बताओ डेल्टा xi यहाँ क्या जनरेट होगा? 1/3। नंबर ऑफ पार्टीशन कितने तैयार हो रहे हैं? 3 तैयार हो रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग में 4 है, मतलब जितने जितने वहां पर निकलेंगे उससे एक कम, बस इतना तुम अपने दिमाग में रखना। हालांकि ट्रेसिंग करेंगे तो इसी पैटर्न पर ट्रेसिंग होगी, बस ये नंबरिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। बाकी मुझे लगता है सब कुछ सेम है, इजिली अटेम्प्ट ले लोगे। कोई समस्या? अगर ये सब कुछ सेम है तो फिर मुझे बताओ जरा, यहाँ से अगर हम लोअर सम निकालते हैं तो लोअर सम का यहाँ से आउटपुट क्या जनरेट होगा? इससे लोअर सम बताओ कितने बढ़िया है। देखिए 0 1 2 0 1 2 माने 3/3, क्या 1/3 आएगा? 1/9, एक 1/3 यहां से मिल जाता है, ठीक है। 1/3 देखो ये क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन देखो कहीं पड़ा होगा। एक क्वेश्चन अच्छा वो पूछ लें ना पूछें? हाँ और अगर लोअर सम बोलेगा तो मतलब फर्स्ट से एक कम करके मतलब लास्ट में कम करके और उसमें जो कॉमन गैप होगा उसका मल्टीप्लिकेशन। बस 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 बस, 2 टूक बात, गुड, सेम। आप एग्जाम में इतना सब पूरी थ्योरी को नहीं रन कराएंगे क्योंकि तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तुम सीधे ग्राफ ट्रेस करोगे और ग्राफ ट्रेसिंग के बाद में बता ले जाओगे। चलो अच्छा, थोड़ा सा फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि आप कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पार्टीशन भी हमने सेम रखा, पार्टीशन भी सेम रखा, इंटरवल भी सेम रखा, बाउंड्री पॉइंट जो है वो भी सेम रखा है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर हम थोड़ी सी छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, किसके साथ में? फंक्शन के साथ में। इस बार हमने फंक्शन जो है वो fx ना लेकर के fx² ले लिया है। अब कोई मुझे बता सकता है आउटपुट हमारे पास क्या जनरेट होगा? बिल्कुल सही जवाब है, कितना बढ़िया। नहीं, किसका? इसका स्क्वायर कर दोगे? हाँ बिल्कुल सही जवाब है। डेल्टा xi तो अभी भी 1/4 ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो 1/4 बाहर आ गया, इस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब जब रखना शुरू करोगे तो ये जब वैल्यूज को रखोगे तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 1/16, 4/16, 9/16, तो 9 4 13 और 1 14, यानी 14/16। 16 चौके 64, अरे 16 चौके 64, मुंह कैसे बना रहे हैं कि 16 चौके 64, 7/32 होना चाहिए यार, 32 होना चाहिए, 7/32। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन है भाई, देखना ये मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझे कि कुछ आलतू फालतू पढ़ाया जा रहा है, वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके सिलेबस में है। आगे बढ़ा जाए। क्या कहना चाहती हैं? मतलब 1/x²? हाँ 1/x² है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर पहले वैल्यूज को रखते हैं। एक्चुअली जब हमने यहाँ पर देखा 1/4 तो 1/4 एक्चुअली यहाँ रख रहे हैं, तो वो दे रहा है 1/4²। जब x की जगह पर वैल्यूज पुट करोगे, इस 1/4 पर हम देख रहे हैं ये जो रेड कलर की लेंथ है ये कितनी जा रही है, तो जब उसको हमने यहाँ रखा तो ये आउटपुट हमको क्या दे रहा है। अब इनका कहने का मतलब ये है कि एक नया फंक्शन बना लीजिए ये वाला। अब कहते हैं इसको सॉल्व करके दिखाइए, नहीं कर पाओगे। 1/4 जैसे ही यहाँ रखा ये घूम करके ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 4²। नहीं मेरी बात समझे? तो कुल मिलाकर के ये वाले सारे 4 जो हैं, ये वाले सारे 4 ऊपर पहुंच जाएंगे और ये जो ऊपर वाले टर्म्स है वो सब घूम के नीचे आ जाएंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा और बात बन जाएगी। इस तरीके का जो आपने फंक्शन लिया हुआ है, मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे।
इस तरीके का अगर कभी भी तुमको फंक्शन देगा तो तुमको पार्टीशन इसी तरीके से देगा। लेकिन ये वाला जो भी दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसमें पार्टीशन की संख्या को बढ़ा भी सकता है, नहीं बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ा सकता है? क्योंकि यहां पर क्या है ना, सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। हमने n इक्वल पार्टीशन 4 पार्टीशन नहीं किए, कितने पार्टीशन कर दिए? n इक्वल पार्टीशन कर दिए। जब n इक्वल पार्टीशन कर दोगे तो समेशन ऑफ n हमारे पास है ना। क्या 1/n² के लिए कोई फॉर्मूला है हमारे पास? फॉर्मूला अभी तक बना ही नहीं है। नहीं मेरी बात समझे? अगर आएगा तो इस तरह के पार्टीशन पर देगा, उसका nth के लिए फॉर्मूला ही नहीं मेंटेन कर पाओगे। नहीं यार ऐसा थोड़ी होगा, फिर वही बात करते हो यार। 1/2 और 2 दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, ऐसे उल्टा करने से थोड़ी बात बन जाएगी। तो ऐसे तुमको दिख रहा है मैथमेटिकली, लेकिन अगर इसी को तुम अगर रियल वे में देखो तो ये आधा सेव है और ये 2 सेव है। नहीं मेरी बात समझे? आगे बढ़ा जाए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। बढ़ा जाए आगे, बताइए भाई संदीप क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखो उल्टा, अरे हाँ देखो, हाँ हाँ पॉलिनोमियल ही तो दिया गया है। ये नहीं, अभी तुम लोग बहुत मासूम हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। हाँ ये बहुत बड़ा यूनिट है, जो टॉपिक चल रहा है बहुत बड़ा है। ये अभी बताया ना, इसमें आर इंटीग्रल है, फिर आर एस इंटीग्रल है, बहुत कुछ है यहाँ पर। इतना सब डिटेल में वो लेकर के नहीं जाएगा तुमसे, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जो जानना चाह रहा है बस उतना ही समझ लो, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं। ये देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने बात कह दी है, देखिए 2 टूक बात, इसे कहते हैं कैसी बात? 2 टूक बात। कितनी बढ़िया उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मान लेते हैं कि उस सर्कमस्टेंसेस को नेगलेक्ट कर दें और ये मान लें कि पार्टीशन दिए ही नहीं गए हैं, तब क्या करेंगे? ये देखिए कह रहे हैं ओ, ये देखिए हाँ n इक्वल पार्टीशन, जब नहीं दिया होगा तो n इक्वल पार्टीशन, ठीक है। देखते हैं कुछ रफ कर दिया जाए, अच्छा मैं तो सोच रहा तुम लोग कुछ हाथ चला ले तो थोड़ा सा ठीक रहता। मेरे हिसाब से कुछ लिख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। वापस से समझने का प्रयास करेंगे। एक हम लोग के सामने क्वेश्चन पुटअप किया है मानसी ने, और मानसी का कहना यह है कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर पार्टीशन हमको प्रोवाइड ही ना कराए जाए तब फिर हम क्या करेंगे। अब इनके कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन सिंपली इतना दिया गया है कि f(x) = x इन 0,1, then what is the upper Riemann integral upper integral sum and the lower integral sum। तब upper integral sum क्या होगा, lower integral sum क्या होगा। चलिए देखते हैं कि क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इनकी बात को भी हम लोग पूरा सम्मान देंगे और कुछ पोर्शंस को रफ कर देते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पर जो पार्टीशन अब पिक करेंगे वो पार्टीशन मेरे अकॉर्डिंग ये चले जाएंगे, पार्टीशन P। तो पार्टीशन P x0 x1 x2 से ले करके xi-1 से ले करके xi से ले करके xn तक। बोलो जाएगा या नहीं जाएगा? ध्यान से अब जरा इसी जगह से समझते रहना, तो फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब क्योंकि पार्टीशन की चर्चा नहीं की गई है तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम मैक्सिमम पार्टीशन दें। ये टॉपिक तुम लोग को बिल्कुल भी नया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी तुम लोगों को कुछ याद होगा, डेफिनेटली निकल के हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हुए थे। कुछ याद आ रहा है? कौन कौन से केस हम लोगों ने पढ़े थे? सिंपसन 1/3, सिंपसन 3/8, और कौन सा पढ़ा था? और बहुत सारे में बताओ। नहीं वो तो रंगे कुट्टा मेथड तो आगे चला गया। ट्रेपेजॉइडल रूल, कितनी बढ़िया देखिए उन्होंने बात कही है। इसे कहते हैं दिमाग एकदम इलेक्ट्रॉन की माफिक चलना चाहिए। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, पार्टीशन P, ये जो x0 x1 x2 से लेकर के xn तक जा रहे हैं इसको हम डिफाइन करेंगे इस पर। तो जो x0 था वो हमारे लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें x0 असल में इनिशियल वैल्यू को डिफाइन कर रहा था, और जो लास्ट वाला नंबर था xn वो इस नंबर को डिफाइन कर रहा था। वो लोग कर रहा था या नहीं कर रहा था? ठीक है, अब स्पीच सुनेंगे। बता रहे हैं पार्टीशन तो दिए नहीं है, तो पार्टीशन हम बोल रहे हैं डिवाइड्स द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इंटू n इक्वल पार्ट इन सच अ वे दैट, फिर क्या, h = b - a अपॉन n। नहीं मेरी बात समझे, यहां पर b - a 1 - 0 अपॉन n देन 1 अपॉन n। मन में एक सवाल उठ सकता है, सर ये आप बार बार h लिख देते हैं, h है क्या? h तो कहीं आप दिखाई नहीं रहे हैं। डेल्टा x, कितनी बढ़िया देखिए बात कही, ये क्या है? डेल्टा x। नहीं मेरी बात समझे, क्या जनरेट हो गया? 1 अपॉन n। इसको हम मेंटेन करने की शुरुआत करेंगे इसी जगह से।
जीरो में 1/n का मल्टीप्लाई कराते हो, तुम जानते हो जीरो से जो टकराएगा जीरो में बदल जाएगा। फिर हमको देखने को मिलता है 1 × 1/n, फिर हमको देखने को मिलता है 2 × 1/n से ले करके फिर तुमको देखने को मिलेगा i - 1 × 1/n से ले करके i × 1/n से ले करके कहां तक n/n × 1/n, n × 1/n जो वास्तव में असल में 1 में तब्दील होगा। नहीं मेरी बात समझे? ठीक है, इतनी बात समझ आती है तो फिर इस पार्टीशन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ में अब मतलब ग्राफ तो वैसे ही ट्रेस होगा, लेकिन जो पार्टीशन की थ्योरी चल रही थी उस पर कुछ चेंजमेंट आ जाएगा। ग्राफ हमारे पास जो बन रहा था उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, दिस एंड दिस। अब जीरो से स्टार्ट किया, x0 = 0 से स्टार्ट करके हम कहां तक लेकर के आ रहे हैं, xn = 1 तक लेकर के आ रहे हैं। कितनी स्ट्रिप्स इसमें ट्रेस करेंगे, n स्ट्रिप्स ट्रेस करेंगे, क्योंकि तभी अनइक्वल पार्टीशंस क्रिएट हो पाएंगे। समझने का प्रयास करते हैं। यहां से हमने एक ये वाली स्ट्रिप ली और फिर एक हमने ये वाली स्ट्रिप ली, कोई समस्या? जो पहली स्ट्रिप है इसको हम नाम दे रहे हैं स्मॉल mi, और जो बाद वाली स्ट्रिप है इसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल mi। नहीं मेरी बात समझे? समझ गए? अब ये जो स्मॉल mi कैपिटल mi है ये असल में फंक्शन का क्या है, सुप्रीमम इन्फीमम। तो फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम तैयार कर रहे हैं। तो यहां से हमको पता चलता है कि जब यहां से निकालोगे इस पार्टीशन के अंदर से mi, तो mi मतलब अगर ये दो कॉन्सिक्यूटिव, यानी ये कॉन्सिक्यूटिव मतलब ये दो कॉन्सिक्यूटिव, ये कहीं पर हमारे पास xi - 1 है और ये हमारे पास कहीं xi है, ठीक है, दोनों एक ही साथ तो होंगे, और जो स्ट्रिप लेते हैं वो हमेशा कॉन्सिक्यूटिव ही तो ले रहे होते हैं। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है क्या, mi की वैल्यू क्या मिल जाती है, i - 1/n। बोलो बनता है या नहीं बनता है? अब याद रखना ये जो mi निकला है ये mi असल में इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जनरेट हुआ है। मान लेते हैं कि अगर फंक्शन होता हमारे पास fx = x², तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाता, नहीं, i - 1 का होल स्क्वायर अपॉन n। mi स्क्वायर नहीं होगा, mi अपनी जगह पर रहेगा, mi तो वो केवल इन्फीमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं मेरी बात समझे? जब इसको ब्रेक कर रहे होंगे तो ब्रेकिंग के दौरान एक चीज तो क्लियर है कि हमें दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेने होंगे, चाहे ये दो ले लें चाहे इनके दो ले लें। तो हमने जनरल टर्म ले लिया i - 1 और i, क्योंकि i से ही पढ़ा रहे थे। अच्छा i - 1 × n, इसको थोड़ा सा हो सकता है तुमको दिक्कत कर रहा हो, तो इसको हमने ये लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत? अब ये दो वैल्यूज असल में यहां पर दिख रही है ना, ठीक x i - 1 पर y की वैल्यू क्या है, मतलब ये वाली लेंथ कितनी है, इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैडम जी ने बचपन में सिखाया होगा कि अगर fx = x² है और हम x = 2 पर जानना चाहते हैं y की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करते थे? मैडम जी की बात अभी तक याद है, f2 = 2² = 4। यार यही चीज तो हम भी बता रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 2 नहीं रख रहे हैं, हम जनरल टर्म रख रहे हैं। जनरल टर्म क्या है अपने पास, i - 1। नहीं मेरी बात समझे? समझ गए? तो हम ये बता रहे थे कि ये वाला जो सुप्रीमम और इन्फीमम चेंज होगा ये फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ क्यूब होता इस पर क्यूब आ जाता, लेकिन mi जो चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा। अच्छा इसी में अगर हम कैपिटल mi की चर्चा करें तब क्या हो जाएगा, i/n। मान लेते हैं अगर ये वाला फंक्शन होता तब क्या होता, i²/n²। कोई समस्या? ठीक है, ध्यान देना जरा, इस रिजल्ट को भी याद रखना, क्योंकि इससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब नंबर ऑफ पार्टीशंस की संख्या ज्यादा कर देते हैं तो रिजल्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और कम रखते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। अभी देखो पार्टीशंस की संख्या कम थी इसलिए जो वेरिएशन आ रहा है वो देखो ज्यादा आ रहा है, 3/8 और 5/8। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशंस की संख्या को बढ़ा रहे हैं, और इसको बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लेकर के जाएंगे, इनफाइनाइट तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। कहा गया है? नहीं कहा गया है। अब एक चीज तो क्लियर है, मुझे कुछ रफ करना है भाई, यहां से रफ कर देते हैं। तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है फॉर्मूला में, एक स्मॉल mi एक डेल्टा xi। डेल्टा xi हमारे पास जनरेट हो चुका है, स्मॉल mi जनरेट है, कैपिटल mi जनरेट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर केवल और केवल वैल्यूज को पुट कर देना चाहिए, ठीक है। ये देखो लास्ट वाला रिजल्ट मेंटेन रख रहे हैं, और इधर से इसको भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं, और लास्ट वाले रिजल्ट को मेंटेन करके रखेंगे ताकि हम चीजों में अंतर समझ पाए। समझने का फिर से प्रयास करेंगे। हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से क्या किया भाई, i वेरिंग फ्रॉम 1 to अब चलेगा n, और डेल्टा xi की वैल्यू देखो निकाल लिया है 1/n। पहले भी बताकर क्या रहा, उसमें बोल भी रहे थे कि n इक्वल पार्टीशंस कर रहे हैं, तो अगर कोई भी दो पार्टीशंस के बीच का डिफरेंस देखोगे, इन्हीं दो के बीच का देख लो वेरिएशन, तो 1/n आ रहा है।
तो डेल्टा एक्स लिखें या फिर डेल्टा एक्स आई लिखें, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि जो स्मॉल एम आई और डेल्टा एक्स आई की वैल्यू आ रही है 1/n, जो कि इस एक्सप्रेशन से हो जाती है बाहर। कोई समस्या? क्यों? क्योंकि समेशन जो चल रहा है वो वास्तव में किसके लिए चल रहा है? आई के लिए चल रहा है। आई वाले टर्म्स रुके रहेंगे। 1/n समेशन ऑफ आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और जो स्मॉल एम आई है वो असल में स्मॉल एम आई क्या है? स्मॉल एम आई क्या है? आई माइनस 1/n। एक n भी तो बाहर आ जाता है, n स्क्वायर नहीं हो जाता है, बच क्या जाता है अंदर? आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n आई माइनस 1। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए, फिर देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे 1/n स्क्वायर। आई माइनस 1 को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो समेशन ऑफ n के लिए ये देखो, समेशन ऑफ i के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, समेशन ऑफ i के लिए है फॉर्मूला हमारे पास। जो काम यहाँ i कर रहा है वो काम हमारे पास क्या कर रहा है? i माइनस 1 कर रहा है। कोई समस्या? अगर ध्यान देना जरा, इस रिजल्ट को अगर हम ये लिख दें n वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो जहां i है वहां पर क्या हो जाएगा? n आ जाएगा। फिर जरा ध्यान देना, इधर देखो, इससे हमको एक बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट ये मिलने वाला है कि अगर हम यहां पर n रखें तो यहां पर भी n मिल जाता है, लेकिन वो वाला रिजल्ट तो n के फॉर्म पर ही रहेगा। अब ध्यान देना जरा, समेशन ऑफ n का रिजल्ट ये है, इसी रिजल्ट को हम यहां लिखने जा रहे हैं, n फिर n प्लस 1। लेकिन जब यहां n है तो वो n यहां आ रहा है, हमारे पास क्या है? तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? जहां जहां n होगा वहां पर n माइनस 1 होल अपॉन 2। पहले तो ये बताओ, ये वाली थ्योरी समझ आई? आ गई? फिर देखो जरा यहाँ से 1 से एक 1 कैंसिल हो जाता है, एक n से एक n कैंसिल हो जाता है। यहाँ से मुझे लगता है 1/2 1 माइनस 1/n। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है या नहीं मिलता है? अच्छा, यहाँ से जो अभी हमने जनरेट किया है LFP, इस पर हम क्या रन कराएंगे? सुप्रीमम के इन्फीमम? सुप्रीमम रन होगा। बढ़िया जवाब। देखना जरा ध्यान से, सुप्रीमम रन करा रहे हैं, सुप्रीमम पार्टीशन P के लिए LFP, और सुप्रीमम जब रन कराते हैं तो सुप्रीमम ढूंढने का तरीका चैप्टर में पढ़ाया था वो सीक्वेंस सीरीज में। क्या करते हैं? लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी रन करा देते हैं। वो लोग कराते हैं या नहीं कराते हैं? और जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रन कराए तो 1/∞ 0 मतलब 1/2। नहीं, मेरी बात समझे, 1/2 यहाँ से जनरेट हो रहा है। फिर समझने का प्रयास करते हैं, अगर यही सेम रिजल्ट हम यहाँ पर रखें और इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो ये वाला आसानी से हो जाएगा। 1/n यहाँ से तुमको देखने को मिलता है, i/n यहाँ से देखने को मिलता है 1/n स्क्वायर समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 to n एंड i। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? ये अभी रिजल्ट यहाँ से मेंटेन करके दिखा रहे थे। देन वी कैन इजीली गेट 1/n स्क्वायर n प्लस 1 होल अपॉन 2। हैव यू एनी डाउट? गुड, यस। फिर n से n कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट दी 1/2 1 प्लस 1/n। ये वास्तव में क्या है? UFP है। अब इस पर हम क्या रन कराएंगे? इन्फीमम। कितनी बढ़िया बात है, इन्फीमम किसके लिए रन होगा? पार्टीशन P के लिए रन होगा, तो UFP। अच्छा, यहां से हमको देखने को मिलता है इन्फीमम गेन करने का लास्ट क्लास में मेथड क्या बताया था? बोलो भाई मानसी, लास्ट क्लास में मेथड क्या बताया था इन्फीमम गेन करने का? अरे सुप्रीमम गेन करने का, अरे इन्फीमम गेन करने का, दोनों बताओ। बिल्कुल सही जवाब है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यार तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो यार, सीक्वेंस सीरीज पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं आप, यार अजीब बात है। आगे समझने का प्रयास करेंगे। अरे यार तुम ही बता देते, उससे कह रहे हो क्यों नहीं पढ़ते हो? लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n। यहां से देखते हैं 1/2 और फिर मुझे लगता है 1 प्लस 0, देन वी इजिली वी कैन गेट 1/2। तुमको क्या बताया था? एक फंक्शन तभी यार इंटीग्रेबल बोला जाएगा जबकि असल में उसका लोअर सम और अपर सम दोनों क्या होगा? सेम होगा। देखो यहाँ से जनरेट हो रहा है 1/2 आर इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर से समझने का प्रयास करते हैं, इसका अनदर रिप्रेजेंटेशन बताओ जरा, इसका अनदर रिप्रेजेंटेशन, इसको और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटीग्रेशन फॉर्म। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया भाई पुष्कर, अद्भुत अद्भुत खतरनाक। हाँ क्या पुष्कर, क्या कह रहे हो? हाँ क्लियर। और वो वाला जरा बोलो, fx और साथ में dx b बार, आप तो सब बता ही लेंगे, fx और dx। कोई समस्या? तो अपर और लोअर दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है। तुमको याद होगा लास्ट क्लास में जो पढ़ा रहे थे उसमें बता रहे थे a बार b fx dx इक्वल्स टू a b बार। हाँ बोलो मानसी, ये किसके इक्वल था? a to b fx dx। इसका मतलब कि अगर हम इसको सीधे इंटीग्रेट कर दें
अगर हम इसको सीधे इंटीग्रेट कर दें तो fx की जगह पर x नहीं आ जाएगा, 0 to 1 नहीं आ जाएगा, 1/2x² नहीं हो जाएगा। यहाँ से लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/2 नहीं आ जाता है। अगर कोई फंक्शन r इंटीग्रेबल है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मेरी बात समझे सीधे? हाँ बोलो, कोई दिक्कत? लेकिन याद रखना तुमको, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो सीधे इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ये दूसरी थ्योरी है और ये आर इंटीग्रल ये अलग थ्योरी है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। इसीलिए देखो जब यहाँ पर पार्टीशंस कम कर दिए थे तो दोनों अलग अलग आउटपुट दे रहा था। रिजल्ट हमारा कब सेम टैली हो रहा है? जब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी हम दे रहे हैं, n नहीं इनफाइनाइट। n तो इस वजह से हम देते हैं क्योंकि इन्फिनिटी तक पहुंचने कोई तरीका नहीं है ना, तो फिर n टेंस टू इन्फिनिटी बाद में लेकर के जाएंगे। नहीं मेरी बात समझे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बेहतर तरीके से आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, किस तरीके से पार्टीशंस क्रिएट करते हैं और किस तरीके से अगर पार्टीशंस दिए होते हैं तो प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।